इस हॉल में बैठे जवान दोस्तों और इस सोमैया विद्या विहार के अध्यक्ष समीर जी, यहाँ के प्रो वाइस चांसलर नरेश भाई, शिक्षकों, विद्यार्थियों, हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, लेकिन जानते हुए, पहचानते हुए उन समस्याओं के समाधान पर हमारे हाथ नहीं उठते। हम उन समस्याओं के समाधान में नहीं जुटते। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं आज, हमारी यूनिवर्सिटी जो हमें पढ़ा रही है, वो ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्स पढ़ा रही है। और जब हम ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास जो भी कुछ डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट को जल्दी से एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंस, उसकी कॉमर्स, उसके सोशल एस्पेक्ट, उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, यही सब एस्पेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो हमारे पढ़ाई के हिस्से हैं, ये शायद हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करते रहते हैं। हमारा जो विश्वास है, हमारी जो विजडम है, हमारी जो नॉलेज है, उसमें हमारे काम करने के जो रियलाइजेशन है और इंटरलाइजेशन है, उसके साथ जोड़ता नहीं है, शायद उसको अलग कर देता है। मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे बचपन में मैं बहुत चाहता था कि मैं खेती करूं, लेकिन मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं खेती करूं और मैं गांव में रहूं। मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे मेरे फादर ने कहा कि नहीं, तुम गांव छोड़ दो। पिताजी कहें तो फिर छोड़ना पड़ता है ना। हमने छोड़ दिया और जब हमने छोड़ा तो हमें लगा कि भाई फिर कभी वक्त आएगा तो जो मन का काम करेंगे। तो हमारे फादर बहुत बहुत जानते थे चीजों को जिनको हम नहीं जानते थे। उन्होंने जैसे ही मेरी भारत सरकार में नौकरी लगी, वैसे ही मेरी शादी कर दी एकदम से। मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी और ढूंढ के फटाक से शादी उन्होंने कर दी। और शादी करने के बाद तुरंत मेरी वाइफ को कहा कि तुम देखो, इसके साथ ही रहना। और उन्होंने उनको जयपुर भेज दिया मेरे साथ। 3-4 साल हम लोग बहुत साथ रहे। फिर एक मौका आया जब मेरी वाइफ को मेरी मां के पास जाना था। मेरी मां, हमारी जो मूल प्रॉपर्टी थी वो दिल्ली के पास ही थी, तो उनको वहां आना था। मतलब ये कि पहला बच्चा जन्म ले रहा था, तो उस वक्त उनको मां के पास जाना होता है। तो वो चली गई और फिर मैं अकेला था। तो मुझे फटाक से ये लगा कि अभी सही वक्त है जबकि तुम मन का काम कर सकते हो। और मैंने सरकार, किसी से भी बिना पूछे फटाक से रिजाइन किया सरकार से, और रिजाइन करके तय किया कि अब जल्दी से कहां जाना है। और मैं रिजाइन करके अलवर जिले के थानागाजी तहसील, जो बिल्कुल बेपानी होकर डिस्प्लेस हो गए थे, गांव उजड़ गए थे, गांव में केवल छोटे बच्चे और बूढ़े लोग थे। छोटे बच्चे पढ़ने के लिए कहीं स्कूल नहीं थे आसपास में दूर तक, और बूढ़ों की बीमारी के कारण लाचारी थी, बेकारी थी और बीमारी थी। और चूंकि मैं ग्रेजुएट मेडिसिन और सर्जरी में था, तो मुझे लगा कि इनका जल्दी से इलाज करना है। तो मैं जैसे ही गया तो मुझे एक काम सूझ गया कि ये जो बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, इनका इलाज कर देते हैं। तो हम इलाज में जुट गए। और फिर थोड़े दिन के बाद लगा कि यार ये बच्चे हैं, इनको जरा पढ़ना भी चाहिए, तो हम पढ़ाई के काम में जुट गए। तो हमने दवाई और पढ़ाई 2 काम शुरू किए और हमें लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी कॉन्फिडेंट कि यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम, और रोज खुश होते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया
जरा अगली स्लाइड दिखाओ, मैं इस बूढ़े आदमी को मिला देता हूं इनसे। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि राजेंद्र भाई, तू बड़ा खोटा काम करे छे। मैंने कहा काका काई खोटा करूं छू? बोला आ दवाई आ पढ़ाई माने को नहीं चाहिए, हम जिंदा रहल करेला काई, क्यों दवाई दे छे तू माने? मैंने कहा काका जिंदा नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? बोला अठे पानी को नहीं छे, बीमार हो रहा छे, बीमार रह जल्दी चले जाएंगे तो ठीक है, या दवाई माने और जिंदा रखेली, माने कष्ट बढ़ेला। तो मुझे समझ में नहीं आया कि काका मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत जल्दी से गुस्से में मुझे कहा, देख तू मां का गांव में रहे ना, तो या दवाई और पढ़ाई तो कर दे बंद, माने तो तू पानी का काम कर। और फिर बोला, अपने आप ही बोलता रहा, बोला कि मां के हर साल बादल वठे समुद्र में से खारे पानी को मीठा कर लावे छे। आज जो सूरज छे ना, सूरज आ मां की खातर आ समुद्र के खारे पानी को उड़ा के मीठा करे छे और हमारे हर साल बरसावे छे। पर या सूरज बड़ा निर्दयी छे, आज जल्दी उड़ा ले छे, मारे इतना पानी 24 घंटे में उड़ावे छे। काका मुझे पढ़ा रहे हैं, ये उनका पढ़ाने का तरीका था। इतना पानी उड़ावे छे, और मारे कितना पानी बरसे साल में? इतना पानी बरसे छे, 9 इंच। और तू जाने छे, आ पानी धरती के पेट में रहवे तो सूरज चोरी को नहीं कर सके। मैंने कहा काका मुझे किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया सूरज की चोरी कहीं रुकेली, ना किसी स्कूल में पढ़ाया ना कॉलेज में पढ़ाया, तो मैं कहीं करूं? बोला तो मैं सिखा दूंगा। अब उस जमाने में मैं भी तुम्हारे जैसा जवान था, पढ़ा लिखा था, और ये जो हमारी जवानी है ना, ये हमें बहुत, और ये जो हमारी पढ़ाई है ना, मॉडर्न पढ़ाई, ये हमें बहुत एरोगेंट बनाती है, हमारे मन में से सारी रेस्पेक्ट निकाल देती है। और उस वक्त मेरे मन में से भी रेस्पेक्ट निकली हुई थी। मैंने कहा काका तू मुझे पढ़ा देला, तो फिर तू क्यों नहीं करता? और उसकी ये बात सुन के भाई साहब आंखों में आंसू आ गया। बोला रे राजेंद्र या काम मैं ही करे छा, पर जंदाड़े से या वोट पड़वे लाग्यो, गांव बट गयो, अब गांव साझे का काम नहीं करे, अब गांव अपनी अपनी सोचे छे, साझे का काम नहीं करे। तो मैंने कहा काका फिर मेरे कहने से साझे का काम कैसे करेगा? बोला तू किसी का ही कोनी छे, और जो किसी का नहीं होता वो ही सबका होता है। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैंने कहा जो भी कुछ कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। तो मैंने कहा फिर पापा काका कहीं करें काम? बोला तू कल सुबह जल्दी आ जा, मैं कल तुझे पढ़ाऊंगा, कहीं होला। दोस्तों मांगू काका के पास मैं सुबह 6 बजे गया, और वो 3-4 आदमियों को, बूढ़े आदमियों को, जवान आदमी नहीं था उसमें, एक भी गांव में ही नहीं था, बूढ़े आदमियों को इकट्ठा किए हुए, एक चड़स चमड़े का इतना बड़ा और एक बड़ी नेज लेके वहां तैयार खड़ा था, मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जैसे ही गया उसने कहा इस चड़स में बैठ, और मुझे कुएं में नीचे उतारा। मुझे मांगू काका ने 3 दिन में 25 कुएं जो सूखे हुए थे उनके नीचे उतारा। और मुझे वो क्या पढ़ाता था? मुझे कहता था तू नीचे जा छे ना, तो अहिया देख जो ई धरती में सड़ कहिया छे। सड़ माने फ्रैक्चर। हमारी धरती में जो एक्यूफर होते हैं, उन एक्यूफर में फ्रैक्चर होते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यदि हमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाती हैं तो बस हमें फ्लो पढ़ाएंगी, प्रेशर पढ़ाएंगी, और स्ट्रक्चर का सब वो सब पढ़ाएंगी। लेकिन उसमें ये जो धरती के नीचे की साइंस है
वो हमारे इंजीनियर को नहीं पढ़ाते। उनको धरती के ऊपर की जो स्ट्रक्चर्स है उसका सब कुछ पढ़ाते हैं, एवरी पार्ट। बट उसमें उसका अंडरग्राउंड एक्यूफर का जो करेक्टर है, उस पे उसका क्या असर होगा, कैसा होगा, ये सब हमारी इंजीनियरिंग का, ये जो एजुकेशन का डिसइंटीग्रेशन है उसका इंप्लीकेशन है। तो मैंने कहा काका फिर ई में किया कितना पानी जाएगा, ई का कोई गणित? बोला तू गणित वणित के चक्कर में मत पड़े, तू तो जल्दी से जल्दी आ देख, आ जो अइया फ्रैक्चर छे ना तिरछे ऊपर से नीचे की तरफ, इसके अपोजिट में पानी रोक दे, उल्टा पानी रोक दे, तो वो जो जहां से उसका मुंह खुला हुआ है वो नीचे चला जाएगा। और जैसे ही नीचे पानी जाएगा फिर सूरज की हिम्मत नहीं है कि पानी चुराई कर ले। तो सूरज की चोरी रोकने का मेरा मांगू काका ने मेरी पीएचडी का टाइटल दिया, सूरज की चोरी। उसके पास टाइटल वाइटल शब्द नहीं थे, बट उसने कहा कि तू सूरज की चोरी रोक देगा तो पानी अपने आप मिल जाला। और उसकी पढ़ाई में केवल 5 शब्द थे। एक तो धरती का पेट, एक धरती के पेट के फ्रैक्चर, और दूसरा फ्रैक्चर के अपोजिट पानी रोक दो तो नेचुरल प्रेशर से नीचे चला जाएगा। बस मांगू काका ने मेरी पीएचडी 3 दिन में पूरी करवा दी। और 3 दिन में पीएचडी पूरी करने के बाद उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा अब तू पानी का काम कर लेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने में 19 साल लगते हैं, और 19 साल के बाद एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं होता जो अपने स्टूडेंट को यह कह दे कि देखो तुमने इसमें पीएचडी किया है ना, अब तुम डॉक्टरेट हो गए हो, अब तुम जाके इस काम को करो। नॉट ए सिंगल प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी जो पीएचडी के बाद भी अपने स्टूडेंट को यह कह सकता हो। लेकिन मेरा काका, मांगू काका, अनपढ़ आदमी था, इसलिए उसने मेरी 3 दिन में पीएचडी पूरी करके मुझे कह दिया कि अब तू पानी का काम कर सकता है। मैंने कहीं वाटर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, मैं कोई वाटर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, आई डोंट नो द जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी, मैंने कहीं कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन एक अनपढ़ किसान 3 दिन में जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी और उसके ऊपर की सिविल इंजीनियरिंग सब कुछ उसने मुझे पढ़ा दिया। बस मेरी पढ़ाई 3 दिन की है। मैं प्रोफेशनली तो इंजीनियर नहीं था, पढ़ा नहीं था। दोस्तों 3 दिन की पढ़ाई के बाद मैंने कैसे काम किया, बस वो मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूं। मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर के लिए राजस्थान ले चलता हूं, राजस्थान का ये हिस्सा, और भारत में दिल्ली के बिल्कुल पोर्शन जो है ऐसे। नेक्स्ट, ये नदी थी, ये नदी हमेशा फ्लो करती थी। दिस इज ए पेरेनियल रिवर, फ्लोइंग रिवर। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बिना अंडरग्राउंड एक्यूफर के कैरेक्टर को समझे इरिगेशन इंक्रीज करने के लिए ओपन वेल पर हमें बहुत सब्सिडी दी। हमारे जब ओपन वेल ड्राई हो गए तो ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी दी, जब ट्यूबवेल ड्राई हो गए तो बोरवेल के लिए सब्सिडी दी। फाइनली हमारा सरफेस, सब सरफेस, अंडरग्राउंड और डीप अंडरग्राउंड ओवरड्राफ्ट होने के बाद यह नदी का उद्गम है। ये देखो, ये इस नदी का उद्गम है और ये इस नदी का नीचे का हिस्सा है। आप इससे देख सकते हैं। और ये फोटोग्राफ 20 फरवरी 1985 का फोटो है। डेट याद रखना, क्योंकि मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं पढ़ा के चला जाऊं और फिर पूछूं नहीं, मैं तुमसे पूछने वाला हूं। 20 फरवरी 1985 का ये फोटोग्राफ है दोनों। नेक्स्ट, ये मांगू काका है, ये बूढ़ा आदमी है, और ये मुझे अब लाइनिंग करा रहा है। इस तरफ के जो कुएं हैं और इस तरफ के जो कुएं हैं अभी आपको इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रहे हैं, बट इन कुओं में जब मैं नीचे उतरा था तो उसके फ्रैक्चर ऐसे थे, देखो ऐसे ऐसे। उसके अपोजिट ये लाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, और लाइनिंग करके यहां हम लोग डैम बनाने वाले हैं।
ये अभी हम केवल लाइनिंग कर रहे हैं कि भाई ये जगह होगी डैम की साइड, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट, ये सब उसके काम है। नेक्स्ट, हमने जो छोटे छोटे जोहड़, इसको कहते हैं जोहड़ी, छोटा सा तालाब है ये एक जेंटल स्लोप पे बना है। जब हमको जेंटल स्लोप पे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसी सीधी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता पानी का, वो सस्टेन कर सकती है। नेक्स्ट, जब भी कभी स्टीप स्लोप होता है, दौड़ के पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो हम उसको उल्टा डैम कहते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स डिजाइन, क्योंकि पानी ऊपर से तेजी से आएगा तो दोनों तरफ पानी का दबाव बढ़ जाएगा और आपकी स्ट्रक्चर विदाउट आयरन सस्टेन करेगी, नो नीड ऑफ द आयरन। और इसी तरह की जो भी नेचुरल स्लोप्स हैं, वो गांव के लोगों के साथ बात करके उन्हीं से सीख के मैंने ये सब किया। नेक्स्ट, जहां मिट्टी में लाइम कंटेंट है, उसको हिंदी में कहते हैं मोरम मिट्टी है, और नेचुरल डिप्रेशन है, वहां पर हम ऐसी कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव में उस पर स्ट्रक्चर पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता और कम जगह में ज्यादा गहरा पानी रोक सकते हैं, और वो पानी हमें डोमेस्टिक यूज में करना है, कपड़े धोने हैं, नहाने हैं, गाय भैंस के लिए रखना है, तो वो पानी साफ रहना चाहिए। उस पानी की सफाई रखने के लिए हम हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि मिट्टी का कंटेंट का क्या है, जिसके ऊपर वो पानी रुकने वाला है, जिससे वो पानी शुद्ध बना रहे लंबे समय तक। इसलिए हम ये जो वाटर बॉडीज हैं, इस तरह की वाटर बॉडी, वो खासकर जो डोमेस्टिक यूज के लिए, पशुओं के लिए, नहाने धोने के लिए, वो हम ऐसी जगह पे बनाते हैं। नेक्स्ट, ये जो है ये स्ट्रीम के ऊपर है। हमारी जो रिवर है, जो मैंने अभी नदी आपको दिखाई थी, उस नदी पर ऊपर से जहां ऊपर से नीचे की तरफ फ्रैक्चर्स हैं, उन फ्रैक्चर्स के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बना के उस पानी को रोक देते हैं। वो पानी धीरे धीरे नीचे जाता है। कभी कभी किसान उस पानी को नीचे जल्दी निकालना चाहता है, क्योंकि उसको खेती फसल बोनी है, तो वो उस पानी को नीचे निकाल सकता है, बट वो नीचे के सोर्स में धरती के नीचे चला जाता है। तो जब हमें पानी धरती के ऊपर रोकना हो तो हम धरती के ऊपर रोक सकते हैं, जब हमें धरती के नीचे रोकना हो तो धरती के नीचे रोक सकते हैं। तो पानी पर एक तरह से इंसानी रिश्ता उसकी उपयोगिता के साथ बना रहे और सिंपल तरीके से कर सकें, कम खर्चे में कर सकें, खर्चा कम हो। क्योंकि हम लोगों ने हमने अभी 10,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, लेकिन कभी सरकार से पैसा नहीं लिया। कैसे बनी? यदि समीर सोमैया गोपालपुरा गांव में रहते थे, इनके दादाजी, और वो किसी वक्त कुछ और बड़ा काम करने के लिए अपना गांव छोड़ के बंबई चले गए हैं और वो बंबई के बड़े सेठ बन गए हैं, तो हम सोमैया जी के पास जाके कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारा जन्म गोपालपुरा में हुआ था और तुम्हारे ऊपर गोपालपुरा का कर्जा है। तुम्हारे ऊपर गोपालपुरा का कर्जा है, तो भैया कर्जा चुकाओ। और भाई कर्जा तुम हमें मत दो, तुम कर्जा अपने पुण्य कर्मों के लिए दे दो, हम नहीं लेते पैसा। तुम अपने आप जाके उस गांव को पानीदार बनाने के लिए, तुम्हें एक तालाब बनाना एक बनाओ, दो बनाने दो बनाओ, तीन बनाने तीन बनाओ। और भाई तुम्हारे पास समय नहीं है तो अपने प्रिंसिपल को भेज दो, अपने टीचर को भेज दो, अपने किसी विद्यार्थी को भेज दो, जो विद्यार्थी तुम्हारा काम का हो, जाके वो विद्यार्थी भी करेगा, पर किसी को भेज दो, जाके देखे और उसका मैनेजमेंट संभाले और उसको बनाए। हम क्यों बनाए? भाई कर्जा तुम्हारे ऊपर है गांव का, तुम्हें ही उतारना है, तो तुम करो ना। तो भाई इस तरह से ये 10,000 से ज्यादा तालाब, जोहड़, बांध लोगों ने बनाए। हमें किसी के पास ना तो पैसे का हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, बस इतना जरूर हमने किया कि सबके पास जाके कहा कि यार देखो, तुम इस गांव में पैदा हुए थे, तुम पैदा नहीं हुए थे तो तुम्हारे दादाजी पैदा हुए थे। आखिर तो तुम, बस हमारा रोल इतना था। और उस रोल के कारण आज मैं बहुत बहुत सचमुच ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के वाटर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल
महाजनों का रहा है। और उनको यदि किसी ने महाजन कहा तो इसलिए कहा था कि वो पैदा करने वाले और खाने वाले को दोनों को जोड़ने का काम करते थे, और जोड़ने के बीच में जो उसको पानी की जरूरत थी, कुछ चीजों की जरूरत थी, उसमें वो अपने धर्मादे से पैसा देकर उनको टिका के रखते थे, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करके रखते थे। इसीलिए उनको श्रेष्ठ कहा, श्रेष्ठी कहा, महाजन कहा, डिफरेंट तरह से। भारत के लोग ऐसे बेकार नहीं हैं कि वो करके लेके खा के बिल्कुल भूल जाएं, ऐसे नहीं है। वो जितना लेते हैं और खाते हैं उतना देने की याद रखते हैं। कहते हैं यार इसके दादा ने इतना दिया था, इसके बाबा ने इतना दिया था। तो ये जो एक संस्कार था, उस संस्कार को हमने इस पानी के काम में बहुत उपयोग किया, और उस संस्कार के कारण आज हम कह सकते हैं कि हमने 8600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो बेपानी थी उसको पानीदार बनाया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कैसे पानीदार बनी ये? यदि ये पानी धरती के ऊपर रहता तो जैसा मैंने कहा वो एवोपरेशन लॉस हो जाता, सूरज चोरी कर लेता। हमने सिंपल जहां इसका फ्रैक्चर्स का कैरेक्टर है, इस फ्रैक्चर के कैरेक्टर को देख लिया, और इस फ्रैक्चर के कैरेक्टर को देख के जिस तरह से ये एक्यूफर ओपन होते हैं उसी के ऊपर वाटर बॉडी क्रिएट कर दी। हमने ज्यादातर अंडरग्राउंड रिजर्वायर को यूज किया। हमने धरती के ऊपर रिजर्वायर ज्यादा बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए। जो भी धरती के नीचे के रिजर्वायर थे उनको यूज किया, और उनकी पढ़ाई हमारी अनपढ़ मांगू काका ने हमें करा दी थी। पहले जमाने में हमें कुएं में उतरना पड़ता था, आज हमें कुएं में उतरने की जरूरत नहीं है। अभी हमने ये समझ लिया कि जहां पर जिस तरह के वेजिटेशन है और ऊपर के फ्लो और ऊपर की मिट्टी है, उसमें से कुछ अंदाज हो जाता है, और 95% वो अंदाज बिल्कुल ठीक रहता है। वो जो वेजिटेशन था उसकी मिट्टी थी, उसकी जो मिट्टी की बनावट थी, और उसके आसपास के जो कुएं खुदे हैं उनमें से वो अंदाज अब लिंक हो गया। अब वो कंप्यूटर में फीड है, और भाई यहां ऐसा है तो यहां ऐसे फ्रैक्चर होंगे, यहां फ्रैक्चर नहीं है, यहां फ्रैक्चर नहीं हो सकते, वो सब अब अंदाज हो जाता है ऊपर से ही समझ के। क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, मैंने तो बिना मशीनों के काम किया, और मुझे नीचे का धरती का पेट का विज्ञान समझना था, और धरती के अंडरग्राउंड एक्यूफर यूज करने थे। तो सिंपली आपको पता चल जाता है। और अब उसके सबके सब इस तरीके से हम लोगों ने जो वाटर बॉडीज बनाई, उसमें से ये रिचार्ज करके अंडरग्राउंड फिक्स डिपॉजिट की तरह, जैसे बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट एक खाता खोलते हैं ना, ऐसा ही ये फिक्स डिपॉजिट है। इसमें कोई एवोपरेशन, इसमें कोई लॉस नहीं होता, आपका पानी कभी भी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट, ये कुआं जब काम शुरू किया था ना, 120 फीट तक सूखा हुआ था। कितना? 120 फीट। अभी कितने फीट पर पानी है? तुम्हें मेरे साथ बातें करनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। कितने फुट पर है? 4-5 फीट पर। कैसे आ गया? नीचे से रिचार्ज करके उसका एक्यूफर भरते हुए वाटर लेवल ऊपर आ गया। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल साइंस है। इससे ज्यादा सिंपल साइंस हो ही नहीं सकती, और ये कॉमन सेंस वाली साइंस है, ये कॉमर्शियल साइंस नहीं है। कॉमर्शियल साइंस को जितना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा जाता है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉमन साइंस है, और इस कॉमन साइंस को इस कॉमन सेंस के साथ जब जोड़ देते हैं तो ये बहुत उपयोगी होती है। और इसमें से जो हमारी फ्यूचर है, जो हमारी यंग जनरेशन है जो मेरे सामने बैठी है, वो सारी की सारी एक्टिवेट होके इस बेपानी देश को पानीदार बना सकती है। प्रिंसिपल साहब, नेक्स्ट ये फोटोग्राफ। हां, अब देखो हमारे प्रिंसिपल साहब श्री विजय जोशी जी का क्या काम है। क्या काम है? विजय जोशी जी ये प्रोफेसर एन के जोशी थे,
इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, वो मेरे पास आए, कहने लगे देखो राजेंद्र, तुम हमेशा सरकार को गाली देते हो यार, और तुम्हारे से सरकार बात करती वरती है नहीं, हमसे सरकार बार बार पूछती है, तो तुम हमें ऐसा करो, हमें तुम एक मौका दो कि हम तुम्हारे काम का जो इंपैक्ट है वो सरकार को बता सकें, और सरकार को बताएंगे तो इसको वो रेप्लिकेट करेगी। तो मैंने कहा देखो यार, तुम बहुत भोले प्रोफेसर हो तुम एक ऑनेस्ट प्रोफेसर, मैंने कहा तुम एक सच्चे दिल के आदमी हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि अच्छाइयां जल्दी से सरकार को समझ में आ गई तो वो पकड़ लेगी। मैंने कहा अच्छाइयां हमसे ज्यादा जानती है सरकार, पर अच्छाइयों को सरकार को उपयोग में लेने से नुकसान होता है, इसलिए वो अच्छाइयों को काम में नहीं लेती। उसने फिर कहा मुझसे, नहीं 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 राजेंद्र भाई देखो ऐसा है ना, करके तो देखें। वो जोशी जी जैसे ही आदमी थे, करके तो देखें, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करके तो देखें। मैंने कहा अच्छा कर लो। तो उन्होंने कहा मुझे 8 साल रिसर्च में लगेंगे और मैं ये सब कर लूंगा, मेरे 2-3 विद्यार्थी हैं और मैं सब कुछ कर लूंगा, बस आप तो कभी जब मेरे विद्यार्थी आए तो उनको अपने आश्रम में रहने की जगह दे देना। मैंने कहा यार इतना देने में क्या है, अच्छा ही लगेगा हमें। तो उन्होंने ये जो एरिया है 1050 हेक्टेयर डिमार्केट किया, केवल 1000, क्योंकि वो प्रोफेसर बड़े काम नहीं है, वो तो छोटे एरिया को ही कंट्रोल करके कर सकता है, वो पूरे एरिया को नहीं कर सकता। तो उन्होंने केवल इतना एरिया डिमार्केट किया कि देखो भाई हम इस एरिया पे काम करेंगे। अब इस पे नेक्स्ट, ये टोटल वेस्टलैंड था, है पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, ये टोटल वेस्टलैंड था, इस पर कुछ नहीं होता था। 93 के बाद ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये नंबर गोल गोल, ये 55 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इस पे बनी। अभी यदि कोई एमएलए होता तो कहता राजेंद्र भाई मैं तो अपना डैम यहां बनाऊंगा, यहां नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरा वोटर यहां रहता है, मुझे अपने वोटर को राजी करना है। वो ये नहीं देखता कि एक्यूफर में फ्रैक्चर कहां है, वो देखता उसका वोटर कहां रहता है। तो गांव के लोगों ने कहा कि देखो ये जहां पानी नीचे ठीक से रह सकता हो वहां बनाएंगे, और ये थोड़ा दिन के लिए भूलेंगे कि किसको कम फायदा किसको ज्यादा फायदा। जिसको ज्यादा फायदा होगा वो ज्यादा सहयोग करेगा, जिसको कम फायदा होगा वो कम सहयोग करेगा। तो जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था, लोकल कंट्रीब्यूशन, वो उनके बेनिफिट पर डिपेंड था, कैलकुलेटेड बेनिफिट पर डिपेंड था। तो जिसकी जमीन जितनी उससे सिंचित होगी, जितना उसको लाभ होगा, उस कैलकुलेशन को उन्होंने गांव के लोगों के साथ बैठकर ही डिसीजन लिए। और ये जहां जहां फ्रैक्चर है, देखिए सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज ये ऊपर इस सीरीज में बनी है। ये इस सीरीज में इसलिए बनी है कि यहां एक स्ट्रीम है जो दोनों तरफ का पानी इसी स्ट्रीम में आता है और वो स्ट्रीम में फ्लो करके नीचे जाता है। यहां कोई स्ट्रीम नहीं थी और यहां ऐसा पठारी हिस्सा है, जैसे आप अपने हाथ में ये ऊंचा हिस्सा देखते हैं ना, ऐसा है, और उसके ऊपर गांव है, आबादी है, तो यहां कैसे वाटर बॉडी बनाएंगे। तो उन्होंने सचमुच जो साइट सिलेक्शन था, साइट सिलेक्शन ऑफ द वाटर बॉडी, वो बहुत ही गांव के लोगों ने कम्युनिटी ड्रिवन डिसीजन से बनाए और उसकी पूरी साइंस को समझ के बनाए। यहां जो ये इंजीनियरिंग और साइंस में दूरियां हैं ना, वो यहां नहीं थी। हमारी इंजीनियरिंग साइंस में बहुत दूरी हो गई है इस वक्त। इंजीनियर जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, वो प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, वो किसी साइंटिस्ट को पूछता ही नहीं है। कहता है यार ये साइंटिस्ट ऐसे ही है, काम में बाधा करते हैं, ये कभी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम बता देते हैं, कभी ये बता देते हैं। इसलिए इंजीनियर चुपके से प्लान करता है, फिर चुपके से उसको अप्रूव कराता है और चुपके से काम शुरू करता है। वो साइंटिस्ट को कभी पूछता नहीं है। लेकिन यहां कोई, ये जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, वो साइंटिस्ट और इंजीनियर सब कुछ होते हैं। इसलिए ये अनपढ़ लोगों का प्लान था, इसलिए उन्होंने कुएं में गए और देखा कि भाई यहां यहां करेंगे, तो यहां यहां बना लिया। नेक्स्ट क्या हुआ, 2001 में आते आते टोटल वेस्टलैंड नील हो गई। जो वेस्टलैंड थी वो सारी प्रोडक्टिव हो गई और फिर एक स्ट्रीम उसके अंदर बहने लगी दोनों तरफ से, रिचार्ज से। वो जो वाटर बॉडीज की सीरीज देखी ना आपने, वो यही है ना, आप उस पिछले नक्शे पे ध्यान दिया होगा, सबसे ज्यादा वाटर बॉडी इसी लाइन में है।
तो उन्होंने जो रिचार्ज किया उसका जो एक्यूमुलेशन है, वो जो